मेरे पत्नी और बेटी की मौत के बाद मैं गांव का सबसे टूटा हुआ इंसान बन चुका था। दिन भर कूड़ा बीन कर पेट भरता और रात को उसी गांव में सो जाता जहां हर कोई मेरा कर्जदार था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैं हमेशा की तरह कूड़ेदान में खाना ढूंढ रहा था, तभी एक लग्जरी कार मेरे सामने आकर रुकी। कार से उतरी औरत को देखकर मेरे हाथ वहीं रुक गए, क्योंकि वो मेरी पत्नी लियू रुयान थी। वही पत्नी जिसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। उसके पीछे कई बॉडीगार्ड खड़े थे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि मैंने उसका टेस्ट पास कर लिया। मेरे हाथ में अब भी कूड़े से निकला हुआ बंद था। मैं बस खाली आंखों से उसे देखता रह गया। लियू रुयान ने ठंडी आवाज़ में कहा कि अब वहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे और शाओ को घर वापस ले जाने आई थी। लेकिन अगले ही पल मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, शाओ मर चुकी है। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा जम गया। उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने शांत आवाज़ में बताया, 3 साल पहले उसके जाने के बाद सारे बैंक कार्ड बंद हो गए थे। घर भी मॉर्गेज पर था। जो पैसा था वो इलाज में ख़त्म हो गया। गांव वाले ही मेरे क्रेडिटर बन गए थे और शाओ ऑपरेशन के पैसे ना होने की वजह से मर गई। ये सुनते ही लियू रुयान अचानक घबरा गई। फिर उसने जल्दी से सफाई दी कि ये सब सिर्फ एक टेस्ट था। असल में 3 साल पहले उसकी एक क्लास रियूनियन हुई थी। वहीं उसके पुराने कॉलेज क्रश ली जेफेंग ने उसे भड़काया था। उसने कहा था कि अगर उसका पति सच में उससे प्यार करता है तो वो उसके बिना भी सालों तक अकेला रहेगा। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया। उसके सारे कार्ड बंद कर दिए गए, घर वापस ले लिया गया और उसकी फेक मौत का ड्रामा रच दिया गया। लियू रुयान को पूरा भरोसा था कि उसका पति 30 साल तक भी उसका इंतजार करेगा। तभी ड्राइवर सीट से ली जेफेंग बाहर निकला। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो बोला कि अब नाटक बंद करना चाहिए और शाओ को बाहर बुलाना चाहिए। लेकिन उसी समय मैंने एक डेथ सर्टिफिकेट निकालकर सीधे लियू रुयान के चेहरे पर फेंक दिया। मैंने कहा, अगर उसे यकीन नहीं है तो जाकर अपनी बेटी से माफ़ी मांग ले। जैसे ही उसकी नज़र सर्टिफिकेट पर गई, उसके हाथ कांपने लगे। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था, अक्यूट हार्ट डिजीज़ और सडन डेथ। अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो बार बार पूछ रही थी कि सिर्फ 3 साल में उसकी बेटी कैसे मर सकती है। लेकिन तभी ली जेफिंग बीच में आ गया। वो हंसते हुए बोला कि ये सब फेक है। उसने डेथ सर्टिफिकेट उठाया और कहने लगा कि ये तो उससे भी घटिया नकली रिपोर्ट है जो उसने 3 साल पहले लियू रुयान के लिए बनाई थी। वो स्टैंप, सिग्नेचर और प्रोसेस में गलतियां निकालने लगा। उसके हिसाब से मैं सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए झूठ बोल रहा था। लियू रुयान भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी। उसने कई बार सर्टिफिकेट देखा, फिर शक भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसने वो सर्टिफिकेट वापस मेरे ऊपर फेंक दिया। उसने ठंडी आवाज़ में कहा कि वो लगभग मेरे झांसे में आ चुकी थी और अब उसे समझ आ गया था कि मैं दिखने से ज़्यादा चालाक हूँ। फिर उसने आदेश दिया कि शाओ को आज ही उसके पास भेज दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ 6 साल की बच्ची है और मेरे साथ नहीं रह सकती। ये कहकर वो जाने लगी। मैं तुरंत उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन ली जेफिंग मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने धीमी आवाज़ में वो सच बताया जिसने मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसने कहा कि उसे पता है शाओ सच में मर चुकी है। मैं वहीं जम गया। फिर वो मुस्कुराया और बोला, लियू रुयान को इसलिए कुछ नहीं पता चला क्योंकि उसने जानबूझकर उससे शाओ की सारी खबरें छिपाईं। उसने बताया कि लियू रुयान की मौत के तुरंत बाद शाओ में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ निकल आई थी। उसके लिए हार्ट डोनर भी मिल चुका था, लेकिन मेरे पास सर्जरी के पैसे नहीं थे। मैं दिन में 4 जॉब्स करता था, बिना सोए काम करता रहा, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। उसकी वजह से शाओ डोनर खो बैठी। मैं पूरी तरह सुन्न हो चुका था, लेकिन ली जेफिंग अभी रुका नहीं। वो अपने महंगे कफ ठीक करते हुए बोला कि कम से कम उसकी मौत बेकार नहीं गई, क्योंकि उसकी बोन मैरो, किडनी और कॉर्निया सब इस्तेमाल हो गए। ये सुनते ही मेरी सांसें रुक गईं, लेकिन वो हंसता रहा। उसने कहा कि जब उस छोटी बच्ची से ज़बरदस्ती विल साइन करवाई जा रही थी, तब वो लगातार रो रही थी और अपने पिता को बुला रही थी। और उसी समय मैं बाहर उसके लिए खाना खरीदने गया हुआ था। अब मेरे अंदर बचा हुआ सब्र पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। मैंने उसका गला पकड़ लिया और चीखते हुए अपनी बेटी वापस मांगने लगा। लेकिन अगले ही पल धाड़ उसने ज़ोरदार थप्पड़ मारकर मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं सीधा कूड़े के ढेर पर जा गिरा, लेकिन लियू रुयान ने तुरंत ली जेफिंग को अपने पीछे छिपा लिया, जैसे गलती मेरी हो। ली जेफिंग शांत चेहरा बनाकर बोला कि वो तो बस पूछ रहा था कि शाओ को कहाँ छिपाया गया है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर ताना मारा। उसके हिसाब से मैं खुद तो कूड़ेदान में रह सकता हूँ, लेकिन बच्ची दर्द नहीं सह पाएगी। उसने उल्टा मुँह पर ही आरोप लगा दिया कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो शाओ को ले जाना चाहता था, मैंने उस पर हमला कर दिया। मैं गुस्से में चीख पड़ा, लेकिन तभी लियू रुयान ने बीच में रोक दिया। उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर मेरे अंदर एक पिता की भी कॉन्शियंस बची है तो मैं खुद शाओ को उसके पास वापस भेज दूं, वरना वो मुझसे डिवोर्स ले लेगी। ये कहने के बाद वो खुद जाकर ली जेफेंग को पैसेंजर सीट में बैठाने लगी, लेकिन इस बार मैं सिर्फ हंस पड़ा। डिवोर्स?
मैंने शांत आवाज़ में कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक आखिरी काम करना था। अगले ही दिन लियो रुयान की कंपनी में हड़कंप मच गया। उसके बॉस की टेबल पर एक रिपोर्ट लेटर पहुंच चुका था और कंपनी के बाहर एक बड़ा बैनर टंगा हुआ था। उस पर साफ लिखा था, लियो रुयान ने अपने पुराने प्यार के लिए अपने बच्चे को मरने दिया। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई और मैं अपनी बेटी शाओ शाओ की एशेस को सीने से लगाकर कंपनी के बाहर घुटनों पर बैठा था। मैंने एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन उसी समय लियो रुयान एंड ली जेफेंग के सारे रिकॉर्ड्स छोटे बुकलेट्स में छपकर लोगों में बांटे जाने लगे। भीड़ धीरे धीरे शॉक्ड होने लगी। लोग फोटो में शाओ शाओ को देखकर कह रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर कोई मां 3 साल तक फेक डेथ कैसे कर सकती है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये कोई टेस्ट नहीं था, ये तो अपने पति को बर्बाद करके दूसरे आदमी को जगह देने का प्लान था। अब कंपनी से जवाब मांगा जाने लगा। लोग खुलकर कहने लगे कि अगर ये सब सच है तो लियो रुयान जैसी औरत उस पोजीशन के लायक नहीं है। कुछ देर बाद कंपनी का लीडर खुद नीचे आया और मुझे अंदर ले गया। लियो रुयान अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। अंदर पहुंचते ही लीडर ने मेरे लिए चाय डाली, फिर मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे लियो रुयान और ली जेफेंग को माफ़ कर देना चाहिए। मैंने कप कसकर पकड़ा और पूछा उन्होंने जो किया उसके बाद भी, लेकिन वो आदमी फिर भी समझाने लगा। उसने कहा कि माना लियो रुयान ने हद पार कर दी और ली जेफेंग ने भी चीज़ें ख़राब की, लेकिन आखिर में लियो रुयान कंपनी की बैकबोन है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसी पर टिके हैं, इसलिए मुझे कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं चुप बैठा रहा। फिर वो मुस्कुराया और बोला कि वो दोनों को वार्निंग दे देगा और मुझे कॉम्पनसेशन भी मिल जाएगा। जहाँ तक बच्चे की बात है, वो दुखी है, लेकिन हम दोनों अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। आगे और बच्चे हो सकते हैं। उसके हिसाब से लियो रुयान जैसी सक्सेसफुल औरत के साथ रहकर मेरी ज़िंदगी सिर्फ बेहतर होगी। ये सुनकर मैं गुस्से में हंस पड़ा। फिर मैंने सीधा सवाल किया, अगर लियो रुयान को बचाना ज़रूरी है तो ली जेफेंग को क्यों बचाया जा रहा है? इस बार लीडर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे हाथ कांप गए। ली जेफेंग उसी आदमी की रिकमेंडेशन पर कंपनी में आया था। उस पल मुझे सब समझ आ गया। मैंने इसी टेक कंपनी में 3 बार रिज्यूमे भेजा था, लेकिन हर बार बिना वजह रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने कभी लियो रुयान से डायरेक्ट नौकरी नहीं मांगी थी, बस एक इंटरव्यू चांस मांगा था, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता थी। लेकिन तब उसने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और उसे सस्पेशन अवॉइड करना है। अब जाकर समझ आया, सस्पेशन सिर्फ मेरे लिए था। ली जेफेंग सीधे कंपनी में पोजीशन लेकर बैठ सकता था। मेरे हाथ में पकड़ा कप इतना कस गया कि उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। मैंने लीडर की आंखों में देखकर पूछा, अगर मैं ये सब एक्सेप्ट ना करूं तो? इस बार वो भी मुस्कुराया। उसने साफ कहा कि मुझे कंपनी से लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कंपनी से निकलने के कुछ ही देर बाद इंटरनेट पर अचानक मेरे खिलाफ खबरें फैलने लगीं। मुझे मेंटल पेशेंट कहा जाने लगा। कहा गया कि मैंने अपने बेटे की मौत का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को ब्लैकमेल किया। लियो रुयान को एक सक्सेसफुल विक्टिम की तरह दिखाया गया और ली जेफेंग को परफेक्ट जेंटलमैन बना दिया गया। कमेंट्स में लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि वो टैलेंटेड है, रिस्पेक्टफुल है और ऐसे लोग नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। मैं समझ चुका था इतनी बड़ी पब्लिक ओपिनियन बिना लियो रुयान के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं थी। आखिरकार मैं 3 साल बाद उस घर में वापस लौटा जहां कभी हमारा परिवार रहता था। कमरे में पूरी खामोशी थी। मैं धीरे से उस छोटे ऐश बॉक्स के पास गया जिसमें शाओ शाओ की राख रखी थी। फिर कांपते हाथों से उसकी फ़ोटो को छुआ और टूट चुकी आवाज़ में सिर्फ इतना कह पाया, माफ़ करना बेटा, पापा तुम्हें बचा नहीं पाए। डिवोर्स एग्रीमेंट अभी टेबल पर ही पड़ा था। मैं बस शाओ शाओ की राख को अपने पास लेकर बैठा था, तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से टूटकर खुल गया। अंदर लियो रुयान घुसी। उसके पीछे ली जेफिंग था, जिसके माथे पर गाज बंधी हुई थी। लियो रुयान ने आते ही गुस्से में शाओ शाओ के बारे में पूछा। मैंने आंखों के कोने से आंसू पोंछे और पूछा, अब वो क्या करने आई है? लेकिन अगले ही पल वो ठंडी हंसी हंसने लगी। उसने कहा कि ली जेफिंग घायल हो गया है और ये सब मैंने शाओ शाओ को उकसा कर करवाया है। मैं 1 सेकंड के लिए सुन्न रह गया। फिर गुस्से में मैंने सीधे ली जेफिंग को मुक्का मार दिया, लेकिन वो तुरंत दर्द से कराहते हुए बोलने लगा कि उसने अपनी आंखों से देखा है। उसके मुताबिक शाओ शाओ ने हथौड़े से उसके सिर पर हमला किया था और वो लगातार कह रही थी कि वो अपने पिता का बदला ले रही है। उसने ये भी कहा कि अगर लियो रुयान समय पर ना पहुंचती तो शायद वो मर चुका होता। अब लियो रुयान की आंखों में सिर्फ नफरत बची थी। उसने कहा कि उसे पहले से पता था मेरे जैसे बाप के साथ रहकर शाओ शाओ भी झूठ बोलना सीख जाएगी, और अगर उसे पता होता कि हालात इतने ख़राब हो जाएंगे तो वो 3 साल पहले ही शाओ शाओ को अपने साथ ले जाती। फिर उसने सीधा पूछा, शाओ शाओ कहाँ है? इस बार वो उसे अपने साथ ले जाकर खुद पालना चाहती थी। उसके हिसाब से मेरे साथ रहकर बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से एशेस बॉक्स उठाकर उनके सामने रख दिया। फिर लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए बोला, अब नीचे जाकर उसे सिखा देना। जैसे ही लियो रुयान की नज़र उस एशेस बॉक्स पर पड़े मेमोरियल वर्ड्स पर गई, उसका चेहरा बदल गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर गुस्से में भर उठी। उसने कहा कि मैं 1 साल पुराना ड्रामा दोबारा कर रहा हूँ। मैं कांपते हुए बोला, जब शाओ शाओ मरी थी
तब मैंने अपनी सारी बचत खर्च करके उसके लिए वो छोटा सा यूआरएन बनवाया था। लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही सेकंड धाड़ वो छोटा बॉक्स ज़मीन पर टूट गया। मैं पागलों की तरह चिल्ला उठा, लेकिन लियू रुयान ने मुझे हथौड़े से सीधे चेहरे पर मार दिया। वो चीख रही थी कि मैं आखिर कितनी बार ये घटिया ट्रिक्स खेलूंगा। उसके हिसाब से ये सारी राख फेक थी, क्योंकि ऐसा ही फेक डेथ गेम वो खुद 3 साल पहले खेल चुकी थी। अगले ही पल उसने ज़मीन पर बिखरी राख उठाई और ज़बरदस्ती मेरे मुंह में ठूंस दी। मैं दर्द और गुस्से में चीख उठा, लेकिन वो लगातार मेरा मुंह दबाकर बोलती रही कि अगर ये प्रॉप है तो मुझे गंदा क्यों लग रहा है। मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। आखिरकार मैंने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाया। मैं ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं ज़मीन पर बिखरी हुई शाओ शाओ की राख को धीरे धीरे समेटने लगा। आंसू और गले से निकला खून दोनों उस राख में मिल चुके थे। मैं टूट चुकी आवाज़ में बस इतना कह पाया, मैंने अपनी बेटी को गंदा कर दिया। लेकिन लियू रुयान अब भी ऊपर से मुझे देख रही थी। उसने कहा, अगर शाओ शाओ बड़ी होकर ये सब देखती तो वो अपने पिता से नफरत करती, क्योंकि अपने गुस्से के लिए मैंने उसकी राख तक फेक बना दी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर अचानक लियू रुयान मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। उसने पहली बार थोड़ा नरम होकर पूछा, शाओ शाओ आखिर है कहाँ? अगर मेरे अंदर एक पिता की भी कॉन्शियंस बची है तो फिलहाल उसे उसके पास छोड़ दूँ। मैंने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। फिर शांत आवाज़ में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। ये सुनकर ली जेफिंग मुस्कुराने लगा। लियू रुयान ने भी राहत की सांस ली। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसे पता था मैं आखिरकार समझ जाऊँगा। कुछ देर बाद कार एक सुनसान क्लिफ के किनारे जाकर रुकी। लियू रुयान ने दूर खड़ी छोटी सी परछाई को देखा और कांपती आवाज़ में शाओ शाओ का नाम लिया। लेकिन जैसे ही वो कार से नीचे उतरी, पीछे से ली जेफिंग की कांपती हुई आवाज़ आई। उसी पल मेरी डैगर उसकी गर्दन पर टिक चुकी थी। क्लिफ के आसपास पहले से ही बहुत सारे लोग जमा थे। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। हर तरफ लाइव स्ट्रीम कैमरे चल रहे थे। मैंने ली जेफिंग को पकड़कर क्लिफ के बिल्कुल किनारे खड़ा कर दिया। लियू रुयान के चेहरे से रंग उड़ चुका था। वो कांपती आवाज़ में मुझे रोकने लगी। उसने कहा कि वो अब शाओ शाओ को मुझसे नहीं छीनेगी, वो मुझसे लड़ाई भी नहीं करेगी, बस मैं ली जेफिंग को छोड़ दूँ। वो बार बार पूछ रही थी, क्या मैं चाहता हूँ कि शाओ शाओ का पिता मर्डरर बने? क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने पिता को किसी को मारते हुए देखे? लेकिन उसी समय मैंने नीचे देखा। वहीं टोपी पहने छोटी सी शाओ शाओ खड़ी थी। वो चुपचाप ऊपर मेरी तरफ देख रही थी और मेरे हाथों में पकड़ा ली जेफिंग अब डर से बुरी तरह कांप रहा था। तभी मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, नहीं, शाओ शाओ मेरी सबसे अच्छी सक्सेसर बनेगी। मैंने लियू रुयान के सफ़ेद पड़ चुके चेहरे की तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने नीचे खड़ी शाओ शाओ को आदेश दिया कि वो और उसके पिता मिलकर इस आदमी को क्लिफ से नीचे धक्का दें। पूरा माहौल 1 सेकंड में जम गया। पुलिस जोर जोर से मेरा नाम चिल्लाने लगी। लेकिन तभी लियू रुयान ने अचानक एक पुलिस वाले की गन छीन ली और बिना 1 सेकंड रुके उसने सीधा मेरी तरफ गोली चला दी। अगले ही पल गोली सीधे मेरे सीने में लगी। तेज धमाके के साथ खून हवा में फैल गया। मेरा शरीर लड़खड़ाने लगा और उसी पल ली जेफिंग की गर्दन पर पकड़ी मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। क्लिफ से नीचे गिरने से पहले मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। मेरे सामने खड़ी थी लियू रुयान। मैंने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और फिर मेरा शरीर सीधा खाई में गिर गया। पूरा इलाका अचानक खामोश हो गया। लियू रुयान वहीं पत्थर की तरह खड़ी रह गई। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था। तभी नीचे खड़ी छोटी बच्ची ने धीरे धीरे अपनी टोपी उतारी, लेकिन वो शाओ शाओ नहीं थी, वो किसी दूसरी लड़की थी। उसने लाल आंखों से लियू रुयान की तरफ देखा और कहा, बधाई हो आंटी, अब आपने अपने पति को भी खुद ही मार दिया। ये सुनते ही लियू रुयान का दिमाग सुन्न पड़ गया। पुलिस तुरंत उसके हाथ से गन छीन चुकी थी। वो कांपती नज़रों से उस लड़की को देखने लगी। उसकी उम्र, उसकी हाइट, सब कुछ शाओ शाओ जैसा था। कांपती आवाज़ में उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं लेले की वार्ड फ्रेंड हूँ। लेले यानी शाओ शाओ का निकनेम। फिर उस लड़की ने रोते हुए बताया कि 1 साल पहले शाओ शाओ मर चुकी थी। उस दिन वो उससे आखिरी बार भी नहीं मिल पाई थी। दोनों ने वादा किया था कि जब वो ठीक हो जाएंगी तब साथ में खेलेंगी। उसने बताया कि शाओ शाओ को डोनर मिल चुका था और उसके पिता भी उसे बचाने के लिए जान लगाकर मेहनत कर रहे थे, लेकिन आखिर में सब कुछ बस एक कदम दूर रह गया। ये सुनते ही लियू रुयान के पैरों से ताकत खत्म हो गई। वो वहीं घुटनों पर गिर पड़ी। उसने कांपते हुए पूछा, क्या झांग लेले सच में मर चुकी है? लड़की ने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। उसी समय दूसरी तरफ पुलिस को भी कंफर्मेशन मिल चुका था। उन्होंने साफ बताया, शाओ शाओ की मौत 1 साल पहले कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की वजह से हुई थी। ये सब कुछ रिपोर्टर्स के कैमरों में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। पुलिस ने वहीं कहा कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी और लियू रुयान को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब जाकर
लियू रुयान को मेरी आखिरी मुस्कान का मतलब समझ आया। मैं शुरू से यही चाहता था, पूरा समाज इस मामले को देखे, सबको सच पता चले। कंपनी उसे बचा सकती थी, ली जेफेंग उसे मैनिपुलेट कर सकता था, लेकिन पुलिस, उसे कोई नहीं बचा सकता था। लियू रुयान वहीं टूट कर रोने लगी, लेकिन आखिर में इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उसकी सज़ा सीमित रह गई, क्योंकि टेक्निकली शाओ शाओ की मौत उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी साबित नहीं हुई। कंपनी ने उसके लिए टॉप लॉयर खड़ा कर दिया और क्लिफ पर चली गोली को इमोशनल पैनिक में सेल्फ डिफेंस जैसा बना दिया गया। जिस दिन लियू रुयान बाहर आई, वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन सोसाइटी का गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ था। पूरा इंटरनेट उसी के खिलाफ था। आखिरकार उसने लंबी छुट्टी ले ली और घर वापस लौट आई, लेकिन घर में घुसते ही उसकी नज़र ज़मीन पर बिखरी राख पर पड़ी। वही राख जिसे उसने खुद तोड़ा था। उस दिन पहली बार उसे सच में समझ आया कि उसने क्या खो दिया है। वो धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गई और नंगे हाथों से राख समेटने लगी, लेकिन जितनी राख उठाती उतने ही उसके आंसू बढ़ते जाते। आखिर में वो वहीं ज़मीन पर गिर गई और बिखरी हुई राख के बीच फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार खुद से पूछ रही थी, उसने फेक डेथ का नाटक क्यों किया? सिर्फ अपने पति की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए? शाओ शाओ जैसी कीमती चीज़ खोकर आखिर उसे मिला क्या? तभी उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। जब दोनों प्यार में थे, तब उसे रेसिंग कार्स का बहुत शौक था। वो खतरनाक स्टंट्स करती रहती थी। तब मैंने उसे गंभीर होकर कहा था, अगर वो कभी मर गई तो मैं भी खुद को मार दूंगा। उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन सच में उसका एक्सीडेंट हो गया और बिना एक सेकंड सोचे मैं खुद क्लिफ से कूद गया था। हालांकि लोगों ने मुझे रोक लिया था, लेकिन उस हादसे के बाद लियू रुयान ने हमेशा के लिए रेसिंग छोड़ दी थी। उसने मुझसे वादा किया था, अगर कभी मरना पड़ा तो वो मेरे पीछे मरेगी, मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन अब सिर्फ ली जेफेंग के एक स्टूपिड बेट के लिए उसने वो वादा इतनी आसानी से तोड़ दिया। लियू रुयान खुद से पूछने लगी, उसे कभी डर क्यों नहीं लगा कि उसका पति सच में उसके लिए जान दे देगा? और तभी उसे शाओ शाओ की बात याद आई। जिहेंग उससे इतना प्यार करता था कि उसकी मौत के बाद भी उसके साथ जीता रहा। असल में वो बेट जीत चुकी थी, लेकिन ये जीत उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। तभी अचानक घर का दरवाज़ा खुला। ली जेफेंग घबराया हुआ अंदर भाग कर आया। उसकी हालत बेहद ख़राब थी। उसने कहा कि अब पूरा इंटरनेट उसे मारना चाहता है। रास्ते में लोग उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। उसके मुताबिक उसे सच में नहीं पता था कि शाओ शाओ मर जाएगी। अगर उसे पता होता तो वो ये एग्रीमेंट बहुत पहले रोक देता। लियू रुयान चुपचाप उसके फटे हुए कपड़े और चेहरे के निशान देखती रही। कुछ सेकंड बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, यह सब उसकी अपनी गलती थी और वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेगी। वो ली जेफेंग को इसमें नहीं घसीटेगी। ये सुनकर ली जेफेंग की आंखें लाल हो गईं। वो इमोशनल होकर बोला कि अच्छा हुआ उसके पास अभी भी लियू रुयान है। लेकिन उसी समय लियू रुयान का फ़ोन बज उठा। कॉल उसकी बहन की थी। फ़ोन उठाते ही सामने से कांपती आवाज़ आई, दीदी। ली जेफेंग में शुरू से प्रॉब्लम थी। उसे पहले से पता था कि शाओ शाओ मर चुकी है। ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा जम गया। उसने कांपते हाथों से फ़ोन कसकर पकड़ लिया।